नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूँ। आज के अपराध की घटना भी हालिया है, हाल फिलहाल की है। प्रदेश वही अपना उत्तर प्रदेश और जिला वही अपना मेरठ। परेशान हो गया हूँ मेरठ की इस तरह की कहानियाँ बता बता कर, इस तरह के अपराध बता बता कर, इस तरह के अचरज में डालने वाले अपराध आपके सामने लाकर। हुआ कुछ यूं कि 5 नवंबर 2025 को मेरठ के रोहटा थाने पर अजय कुमार नाम का एक व्यक्ति पहुंचा और उसने बताया कि मेरा भाई अनिल पिछले 10 दिनों से गायब है, उसका कुछ पता नहीं लग रहा है। अपनी भाभी से पूछने पर वो बार बार यही बताती है कि काम करने के लिए बताकर गए थे, अभी तक नहीं आए। पुलिस को भी इस बात में ऐसा लगा कि नहीं, कोई न कोई बात जरूर है, और अजय की तहरीर मिलते ही पुलिस सक्रिय हो गई। पुलिस ने 3 टीमें गठित की। इन जांच टीमों ने भाई अजय, उसकी पत्नी काजल और बाकी लोगों के जो संबंधित लोग थे उनके सीडीआर की एनालिसिस शुरू कर दी। थोड़ी ही देर में ये पता लग गया कि ये व्यक्ति जिसकी गुमशुदगी बताई गई है या लिखाई गई है, ये 24 अक्टूबर से ही लापता है। यानी 24 अक्टूबर को इसका मोबाइल फोन स्विच ऑफ हो गया था। उसके बाद से इसका मोबाइल फोन कभी नहीं चला। खैर, पुलिस ने जब सीडीआर की एनालिसिस की तो ये पता लगा कि इसकी पत्नी काजल से जिस व्यक्ति की सबसे ज्यादा बात हो रही थी वो उसका नाम आकाश था। और आकाश अनिल के 2 मकान छोड़कर रहता था, यानी एकदम पड़ोसी था। उम्र थी उसकी 20 साल। काजल की उम्र थी 26 साल। काजल के पति की उम्र काजल के पति अनिल की उम्र थी 36 साल। इस अ, उम्र के गुणा भाग पर आप भी ध्यान दीजिए। खैर, जब पुलिस ने देखा कि बहुत बातचीत हो रही है और जानकारी की लोकल स्थानीय लोगों से कि क्या चक्कर है, क्यों इससे इतनी बात होती है, ये बगल में ही रहता है, तो लोगों ने भी दबी जुबान में ये इशारा किया कि आकाश का अनिल के घर बहुत आना जाना था। करीब 2 साल पहले से ही काजल और आकाश के बीच में काफ़ी नज़दीकियां बढ़ गई थी। और कभी आप अब से करीब 6 महीने 8 महीने पहले किसी दिन अनिल ने अपनी पत्नी काजल और उसके इस प्रेमी आकाश को आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया था। उसके बाद से ही उसने पाबंदी लगा दी काजल पर। एक तो उसका मोबाइल फ़ोन ले लिया, दूसरा उसके घर की ड्योढ़ी से बाहर कदम रखने पर पाबंदी लगाई, तीसरा कि घर के जो छोटे मोटे सामान खरीदारी के पहले उसकी पत्नी काजल बाजार जाके किया करती थी, वो सारी खरीदारी स्वयं अनिल करने लगा। इसके साथ ही साथ आकाश को उसने स्पष्ट रूप से मना कर दिया कि वो उसके घर न आए। इस बात को लेकर अनिल और काजल में दिन में कई कई बार झगड़े होने लगे। पहले तो झगड़ा शुरू हुआ कि हमारा मोबाइल दे दो। अनिल ने मना कर दिया कि हम मोबाइल नहीं देंगे। फिर उसने कहा कि हमें फला सामान अपनी ज़रूरत का ले आना है। उसने कहा तुम सामान बताओ, मैं ले आऊँगा। तीसरा ये कि घर में और जो लोग रहते थे उन सब को पहरेदारी में लगा दिया कि काजल किसी भी कीमत पे घर से बाहर न जाने पाए। फिर भी काम धाम के सिलसिले में जब अनिल बाहर जाने लगा तो इस बीच में काजल घर से बाहर निकलकर किसी के फ़ोन से अनिल से बात आकाश से बात कर लेती थी। और उसने
आकाश को ये बताया कि अगर अनिल को रास्ते से नहीं हटाया गया तो हमारा तुम्हारा मिलना बंद हो जाएगा। सेम डायलॉग जो पिछले तमाम एपिसोड में मैंने पत्नियों के अपने प्रेमी से होने वाली बातचीत में बताया है कि अब पति को हटा दो वरना हम तुम मिल नहीं पाएंगे। बहरहाल ये बात सुनकर प्राइमा फेसी यानी पहली बार में या पहले रिएक्शन में आकाश ने ये करने से मना कर दिया। उसने कहा कि देखो, एक तो तुम लोग हमारे इमीडिएट पड़ोसी हो, दूसरा अनिल मेरा दोस्त भी है, ऐसे में उसका मारना, उसे जान से मार देना, ये मेरे बस की बात नहीं है। इस बात से बहुत नाराज हुई काजल और फिर एक दिन उसने कसम खिला दी माँ बाप की कि कसम खाओ कि तुम उसे मारोगे। बहरहाल पुलिस के सामने दर्ज बयानों में यही अनिल और काजल के 3 बच्चे थे। आकाश ने यह भी कहा कि तुम सोचो तुम्हारे 3 बच्चों का क्या होगा, क्यों तुम इस तरह की बात करती हो कि तुम्हारे तीनों बच्चे अनाथ हो जाएं। तुम्हें ऐसा नहीं सोचना चाहिए। लेकिन फिर भी काजल ये जिद करती रही कि इसे रास्ते से हटा दो, हम छिप कर मिलते रहेंगे, भाग कर शादी कर लेंगे और अलग रहेंगे। ये बात बार बार काजल आकाश को बता रही थी, लेकिन कसम दिलाने के बाद काजल की कसम दिलाने के बाद आकाश ये हत्या करने को राजी हो गया। पुलिस ने अनिल की इस हत्या का खुलासा अभी 3-4 दिन पहले ही किया है। हत्या के इस मामले में पुलिस ने प्रेमी आकाश, पत्नी काजल और आकाश के दोस्त बादल को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार बादल बड़ौद का रहने वाला था। काजल ने ही पहले, जब पुलिस ने उससे पूछताछ की, सख्ती की, श्रेणीबद्ध पूछताछ की, तो काजल ने ही अपने बयान में पूरी कहानी बता दी। काजल ने बताया कि अनिल मुझ पर शक करता था, कि उसे लगता था कि मेरा आकाश से कोई अफेयर है। काजल ने यह पुलिस को बताया कि वो शक करता था, लेकिन यही वास्तविकता थी। पुलिस ने उसको कन्फ्रंट भी किया। उसने ये बताया कि करीब साल भर पहले एक दिन वो काम पर बता कर गया कि मैं काम पर जा रहा हूँ, और सामान्य रूप से वो 10 बजे खाना खा के निकलता था और देर शाम तक 6-7 बजे तक आता था। उस दिन हम लोग भी खाना वाना खा के आराम से घर में थे और आकाश आ गया था। हम दोनों आपत्तिजनक अवस्था में थे। इसी बीच में अनिल आ गया दिन में करीब 1:30 बजे। उसने हम दोनों को एक साथ देख लिया। खैर, आकाश फौरन वहाँ से भाग गया, लेकिन उसके बाद से मेरे ऊपर सख्ती करनी शुरू कर दी अनिल ने मुझको भी और आकाश को भी धमकाया पहले और समझाया, लेकिन हम लोग आपस में मिलते रहे। इसके बाद वो आए दिन झगड़ा करने लगा। आने जाने और फ़ोन करने पर ज़बरदस्त पाबंदी लगा दी। बाजार का सामान भी अनिल खुद ही लाने लगा और मुझे अकेला भी बहुत कम छोड़ता था। अनिल ने अपनी नौकरी पर जाना बंद कर दिया और ज़्यादातर समय वो घर पर ही रहने लगा। लेकिन फिर भी काजल ने अपने बयान में बताया कि मैं आकाश से मिलने का कोई न कोई रास्ता निकाल लेती थी। मुझसे वो ये कहता था कि तुम आकाश से दूर रहो, लेकिन मुझे उसके साथ ही रहना था, इसलिए मैं उससे बराबर मिलती रही। मैंने आकाश से कहा कि हम दोनों को अगर एक होना है तो इसे रास्ते से हटाना होगा। बहरहाल आकाश राजी नहीं हुआ। कसम देकर उसे राजी कराया गया। तो 24 अक्टूबर की रात 2:30 बजे आकाश से उसने नींद की गोलियां मंगाई थी 30, और 23 अक्टूबर की रात को ही आकाश को सब प्लान बता दिया। 24 अक्टूबर को रात करीब 2:30 बजे काजल ने अनिल को खाने में नींद की 10 गोलियां मिलाकर खिला दिया। नींद की गोलियां खाते ही आकाश नशीला होकर, नशे में आकर बेसुध हो गया। फिर आकाश को, चूंकि वहीं आसपास था ही, वो फ़ोन करके बुलाया और आकाश काजल के घर बाइक लेकर पहुंचा। दोनों घर आसपास थे, मैंने बताया 2 मकान छोड़ के थे।
इसलिए आने में कोई देर नहीं हुई। आकाश और काजल ने अनिल को बेसुध हालत में उठाया और उसे बाइक से सिवाल खास नहर के पास ले गए। रास्ते में उसे बादल भी मिल गया, क्योंकि टेलीफोन करके आकाश ने बादल अपने दोस्त को बुला रखा था। बड़ौत का रहने वाला था, बड़ौत से वो टाइम पर आ गया था। नहर पर पहुंचकर आकाश ने काजल का दुपट्टा लेकर और अनिल का गला दबाया। यानी जब उसका गला दबाया जा रहा था तब काजल वहीं पर खड़ी थी। बयान में यह भी आया कि जब वो उसके मरने में थोड़ा समय सा लग रहा था तो दुपट्टे का एक हिस्सा काजल ने और एक हिस्सा अनिल और बादल ने पकड़ रखा था। जब उन्हें ये यकीन नहीं हो पा रहा था कि ये जिंदा है कि मर गया, तो उन्होंने उसे आधे जिंदा की आधमरी हालत में ही नहर में फेंक दिया। उसको अनिल को नहर में फेंकने के बाद तीनों अपने अपने घर चले गए। घर वाले पूछते थे काजल से, तो वो कहती थी कि वो काम पर जाने की बात कह रहा था, काम पर गया, पता नहीं क्यों मोबाइल ऑफ कर लिया, मेरी उससे कोई बात नहीं हो पाई। 25 अक्टूबर की शाम को जब अनिल नहीं दिखा तो घर वालों ने पहले पूछना शुरू किया और फिर जब एक ही जवाब उनको मिलता गया तो वो उसने जवाब भी देना बंद कर दिया, लोगों ने पूछना भी बंद कर दिया। बहरहाल अनिल जब नहीं आया तो उसका भाई अजय उसे शक हुआ। गया तो वो अगले ही दिन था, लेकिन थाने वालों ने कहा कि कुछ दिन और रुक जाओ, ढूंढ लो, कहीं चला गया होगा, पति पत्नी में कोई झगड़ा हुआ था। उसने बताया कि हाँ कुछ गाली गलौज हुई थी, बोले बस पत्नी से नाराज होकर गया होगा, कुछ दिन में आ जाएगा। 10 दिन तक वेट करने के बाद जब अनिल नहीं आया तो फिर उसने अजय ने रोहटा थाने पहुंचकर और अपनी चिंता बताई और ये बताया कि उसके भाई की संभवतः हत्या हो गई है। उसने काजल और आकाश के रिश्तों के बारे में भी पुलिस को बता दिया। अजय की तहरीर के बाद पुलिस सक्रिय हो गई। पुलिस ने कई टीमें गठित की, जांच में सीडीआर और सीसीटीवी फुटेज खंगा ले गए और कुछ सबूत हासिल करने के बाद काजल, आकाश और बड़ौत के बादल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। कड़ाई से पूछताछ में अव्वल तो काजल ने ही पूरी बात बता दी, लेकिन फिर बाकी दोनों से अलग अलग, आकाश और बादल से अलग अलग बात करने पर उन्होंने उस बात को तस्दीक किया जो काजल ने अपने पति अनिल की हत्या के बारे में जो सिलसिलेवार बातें बताई थीं। आज की घटना देखिए, फिर वही मेरठ, फिर वही कहानी। पति और पत्नी के बीच में तीसरा आया, तीसरे से नज़दीकी बढ़ी, पति को पता लग गया, पति ने टोका टाकी की, पत्नी के ऊपर पाबंदियां लगाईं, घर से नहीं निकलोगी, मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करोगी। तमाम पाबंदियों के बाद भी वो मिलने लगी। फिर पति पत्नी में झगड़ा होने लगा। तब फिर पत्नी और उसके प्रेमी ने बात करके ये कहा कि अब इसे रास्ते से हटाना होगा। कमोबेश प्रेमी के साथ मिलकर पत्नियों ने पति की जितनी हत्याएं कराई हैं, इन सब में सीक्वेंस ऑफ इवेंट यही था। और जितना मैंने आपको बताया है कि किसी एक जिले में अगर ये देखा जाए, देखिए अपराध तो कहीं भी हो सकते हैं और इस तरह के अपराध देश भर में अलग अलग जगहों पर हुए भी हैं, जहां पत्नियों ने अपनी प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कराई हो। लेकिन उस नीले ड्रम की कहानी जो मेरठ से शुरू हुई थी वो रुकने का नाम नहीं ले रही है। और शायद मेरठ इकलौता ऐसा जनपद होगा देश में जहां सबसे ज़्यादा पतियों की हत्याएं इस तरह से पिछले साल डेढ़ साल में हुई होंगी। कारण वही मोबाइल देवता, प्रेम प्रसंग और जो इस समय दुनियावी फितरतें हैं महिलाओं और पुरुषों की, उसकी वजह से ऐसा हुआ है। लेकिन मेरठ ही क्यों? मैंने अपने एक और अपराध की कथा में, अपराध की कहानी में आपको ये बताया था कि मेरठ की धरती श्रापित है, ऐसा वहाँ पर किंवदंतियाँ प्रचलित हैं। जब भी कोई इस तरह की घटना होती है तो बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि क्या करोगे, ये तो जमीन ही इसकी श्रापित है।
और एक कहानी, एक किस्से का, एक पुरानी कथा का उद्धरण देते हैं कि श्रवण कुमार जब अपने अंधे माँ बाप को कंधे की कांवड़ पे बिठाकर तीर्थाटन के लिए चले, तो वो जैसे ही मेरठ की धरती पर घुसे, मेरठ की सीमा के भीतर घुसे, उन्होंने वो अपनी कांवड़ नीचे रख दी। अपने अंधे माँ बाप से कहा कि मैं ही क्यों आपको ढूंढ, आप आंख से ही तो नहीं दिखता आपको, पैर तो सलामत हैं आपके, आप लोग भी पैदल चलिए मेरे साथ साथ, मैं अब आपका बोझ नहीं उठा सकता। दृष्टिहीन उनके माँ बाप उसके इस व्यवहार से, श्रवण कुमार के इस व्यवहार से आश्चर्यचकित थे, क्योंकि श्रवण कुमार का उदाहरण दिया जाता है माँ बाप के सेवक के रूप में। जितनी माँ बाप की सेवा श्रवण कुमार ने, श्रवण कुमार के इतिहास में श्रवण कुमार के बारे में जितने प्रोजेक्शंस हैं, उसमें यही है कि माँ बाप की सेवा अगर किसी ने की है तो श्रवण कुमार है। आज भी माँ बाप की सेवा करने वाले बच्चों को श्रवण कुमार का नाम लेके ही उनकी तरफ इशारा किया जाता है। तो वो आश्चर्यचकित हो गए, लेकिन बेटे की बात सुनते ही वो फौरन अपने पैरों पर खड़े हो गए। श्रवण कुमार ने कहा कि मैं आगे आगे चल रहा हूँ, आप हमको फॉलो करके हमारा जो कपड़ा है उसे पकड़ के आप दोनों मेरे पीछे पीछे आइए। जैसे ही मेरठ की धरती पार हो गई, श्रवण कुमार भी आत्मग्लानि में डूबकर वहीं एक चट्टान पर बैठ गए, अपने माँ बाप के कदमों में गिर गए और ये कहा कि मुझसे बड़ी भूल हो गई और मैं क्षमा चाहता हूं, मैं ही आपको पूरे सारे तीर्थ कराऊंगा और कंधे पर कराऊंगा। मेरी मति भ्रष्ट हो गई थी, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे हो क्या गया है। मैं ये भी नहीं समझ पा रहा हूं कि मेरे मुंह से ये बात कैसे निकली। मैंने अपने जीवन में कभी अपने माँ बाप के बारे में इस तरह की बात नहीं सोची, तो आखिरकार अब मेरे दिमाग में ऐसी बात क्यों आई। तब उनके दृष्टिबाधित माँ बाप ने यह कहा, बेटा तुम्हारा दोष नहीं है, तुम जिस धरती पर तुम्हारी मति भ्रष्ट हुई, या जिस धरती पर तुम्हारी सोच में अंतर आया, जिस धरती पर तुम्हें अपने माँ बाप की सेवा करने से अपने आप को अलग करने का मन हुआ या आपने फैसला किया, वो धरती श्रापित है। ये कह के उन्होंने ये बात कही कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब ये बात रही श्रवण कुमार की। श्रवण कुमार ने अपने माँ बाप की सेवा बंद कर दी और उनसे वो बात कही जिसके बारे में उनके माँ बाप ने कभी अपने जीवन में सोचा नहीं था कि आप लोग भी पैदल चलिए, हाथ पैर तो सलामत हैं, आँख से अंधे ही तो हैं। तो ये तो श्रवण कुमार की बात रही, लेकिन जो उसी धरती पर ये बार बार रिपीट हो रहा है, पत्नियां अपने प्रेमियों के साथ मिलकर पतियों की हत्या कर रही हैं। श्रवण कुमार को तो जब वो रास्ता निकल गया तो उसे आत्मग्लानि का बोध हुआ, लेकिन मेरठ में पत्नियों को कोई आत्मग्लानि नहीं है। एक ही जिले में इस तरह के किस्से बार 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 रिपीट हो रहे हैं, लेकिन इनसे सीख लेने वाला कोई नहीं है। अकेले मेरठ जिले की ये 5वीं या 6वीं घटना होगी पिछले 6 महीने में। तो कुछ तो है, या तो वो पुरानी बातें जिनका लोग जिक्र करते हैं कि धरती श्रापित है, मेरठ की धरती पर ऐसा कुछ है कि वहाँ मति भ्रम हो जाता है, मति भ्रष्ट हो जाती है, दिमाग काम करना बंद कर देता है। जहाँ पर ये कहा जाता है कि प्रभु जाको दुख दारिन दीना, ताकि मति पहले हर लीना। यानी जिसको ऊपर वाला चाहता है कि वो दुखी हो, परेशान हो, तो पहला काम करता है कि उसकी मति खींच लेता है, मति से वो शून्य कर देता है, ताकि सोचने समझने की क्षमता उसकी खत्म हो जाए। कितनी बार मैंने आपको मेरठ की इन कहानियों का जिक्र करते हुए बताया था कि पत्नी ने अपने प्रेमी से कहा कि अगर इसको नहीं हटाया तो हम मिल नहीं पाएंगे। प्रेमी भी जो अपना दूसरे कारणों से उसकी पत्नी के साथ उसके संबंध हुए थे, उसको लगता था कौन बवाल में पड़े,
लेकिन फिर वही घेर घार, फिर वही कस्में वादे, और अंततः प्रेमी और पत्नी मिलके उस पति की, निरीह पति की, निरपराध पति की हत्या कर देते हैं। अब मेरठ में ही ऐसा क्यों होता है और मेरठ में ये होना कैसे रुकेगा? हमें ऐसा लगता है कि समाज सेवी संगठनों को मेरठ में एक जागरूकता अभियान चलाना चाहिए। लोगों को इन पिछली साल भर की घटनाओं के बारे में बताना चाहिए कि ये घटना करने के बाद जो प्रेमी और प्रेमिका यानी पत्नी और प्रेमी साथ साथ रहने के लिए किसी की हत्या कर रहे हैं, वो सब साथ साथ ही जेल में हैं। फिजिकली साथ साथ नहीं, एक ही जेल में, एक पुरुष वार्ड में, एक महिला वार्ड में। बाद में भी जिनके निकल के आने के बाद भी मिलने की कोई संभावना नहीं है। इस तरह के जागरूकता अभियान, इस तरह के शॉर्ट वीडियोस, इस तरह के आप जो है ऐसी सभी घटनाओं के बारे में जिसमें स्पष्ट रूप से नाम का, जगह का, थाने का, उम्र का, प्रेमी का, पति का, प्रेमिका का, इन सब का जिक्र हो, ताकि कुछ तो आत्मग्लानि हो किसी को ऐसा करने से पहले, कुछ तो अपराध बोध हो किसी को ऐसा कुछ करने से पहले। हमें नहीं लगता कि इसके अलावा दूसरा भी कोई रास्ता हो सकता है। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत हैं या सहमत होंगे। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।